आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण के प्रश्न। हिंदी व्याकरण के ये प्रश्न हैं और ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। आप सभी जानते हैं प्रश्न रिपीट होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो ये टीजीटी पीजीटी से लेकर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। ये वो प्रश्न है जो KVS, NVS, DSSB या किसी भी राज्य की परीक्षा हो या केंद्र की परीक्षा हो, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कल मैंने 11 प्रश्न करवा दिए थे, आज हमारा 12वां प्रश्न है। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलना। कल हमारे 11 प्रश्न हो चुके थे, आज 12वां प्रश्न है हमारा। पहले मैं इसका बता देती हूँ कि बांगरू बोली जाती है रोहतक में, जो रोहतक हरियाणा में, तो रोहतक है आपके हरियाणा में। भोजपुरी बोली जाती है, यानी जो भोजपुरी बोली जाती है ये बोली जाती है आपकी छपरा में। भोजपुरी छपरा में बोली जाती है, बांगरू रोहतक में बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है अल्मोड़ा में, ठीक है, और खड़ी बोली जाती है अलीगढ़ में। एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। बांगरू रोहतक में बोली जाती है, बांगरू बोली जाती है रोहतक में, भोजपुरी बोली जाती है छपरा में, कुमाऊनी बोली जाती है अल्मोड़ा में और खड़ी बोली जाती है आपकी मेरठ में, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपकी जो निजी ज़िंदगी से जोड़कर मैं ट्रिक बताती हूँ, वो देखिए। बांगरू रोहतक में अब क्या है, जो बांगरू है ये खड़ी बोली का थोड़ा सा बिगड़ा रूप है, यानी खड़ी बोली को हम थोड़ा बिगाड़ दे तो बांगरू बन जाती है, और रोहतक में बोली जाती है, और ये हरियाणा में पड़ता है। अब भोजपुरी छपरा, अब क्या भोजपुरी के जो क्षेत्र हैं, देखा होगा कि जो बिहार का जो क्षेत्र है, अब कोई वहाँ ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो बांस के मतलब बांस बहुत होते हैं, तो वहाँ ऐसे छप्पर क्या है, बांस के टाइप से बनाते हैं। छप्पर मतलब झोपड़ी बांसों की बनाते हैं, बांस बहुत होते हैं। तो आप देखेंगे भोजपुरी क्या है, वहाँ छप्पर वगैरह बनते हैं, छप्पर होते हैं, तो उसमें भोजपुरी, ठीक है। कुमाऊनी, अब कुमाऊनी क्या है, जो कुमाऊनी बोले तुम्हारा मोड़ा बड़ा, मोड़ा मतलब लड़का को बोलते, तुम्हारा मोड़ा है या बड़ा कुमाऊना है, या मोड़ी है, लड़का मोड़ी, तुम्हारी मोड़ी बड़ी कुमाऊनी है, इस तरह से बोला जाता है। कि वहाँ इस तरह वहाँ के क्षेत्र होते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ लड़का लड़की बोला जाता है जैसे हिंदी में, तो उसी तरह वहाँ मोड़ी बोली जाती है। मोड़ा मोड़ी बड़ा कमावना है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। खड़ी बोली मेरठ, अब क्या है कि जैसे मेरठ ऐसे जैसे कि इस में बैठ जाओ, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। जैसे आसानी से याद हो तो कोई दिक्कत नहीं कि आप ऐसे ही जोड़ कर पढ़ो, या आप जैसे भी आपको याद होता है उसे कर सकते हैं आप, लेकिन याद कर लो। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, सभी जानते हैं ब्राह्मी लिपि से। बिल्कुल आसान प्रश्न है। जो देवनागरी का नाम इसलिए हुआ, नागर क्षेत्र में ब्राह्मण जो होते थे वो उन्होंने अपने नाम पर, यानी ब्राह्मणों ने अपने नाम पर इसे देवनागरी नाम दिया है, जो नागर क्षेत्र के ब्राह्मण थे। निम्नलिखित बोले में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, उत्तर प्रदेश में नहीं, तो बहुत से अभ्यर्थी करते हैं गलती। ये प्रश्न मुझे आता था, लेकिन मैंने हड़बड़ाहट में न पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया, अब गलत, और बाद में बड़ा पछताते हैं। तो थोड़ा सा समय लीजिए, ये सारे आपको आते हैं, लेकिन क्या है, आपको पेपर पैटर्न करना आना चाहिए। वो क्या आएगा, आप प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो इसमें देखो नहीं पूछा गया, तो नहीं के लिए पहले आप अंडरलाइन करेंगे। ऐसे पेपर किया करो कि पहले उसको आप अंडरलाइन करो। अवधि, खड़ी बोली, मैथिली, ब्रज, तो 14 का आपका उत्तरेगा C। मैथिली बोली है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, बाकी तीनों उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। इधर देखेंगे आप, सारे प्रश्न देखो पूछे गए हैं। मैं बार बार नहीं बोलूँगी, समय आपका व्यर्थ नहीं करूँगी कि इस तरह से ये पूछे गए। देखो सारे इधर आपको मिलेंगे कौन सा प्रश्न कहाँ पूछा गया था। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है या किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसा अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नामकरण दिया है हिंदी को। राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली हिंदी को? ये काफ़ी
आसान प्रश्न है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, आसान भी है महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको आप याद कर लेंगे। याद सभी को है। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी के रूप में मान्यता मिली। 8वीं अनुसूची में है, सबको याद है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्या संविधान में दर्जा दिया गया है, स्थान दिया गया है। 8वीं अनुसूची है, 22 भाषाएं हैं। अनुच्छेद की मैं बात करती हूँ तो 343 ए से लेकर 351 तक इनका वर्णन है, सभी को याद है। आगे बढ़ते हैं। 17 का आप देखेंगे, निम्नलिखित बोलियों भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सम्मिलित करना है, स्थान के आधार पर करना है। तो 17 का आपको मैं उत्तर बता देती हूँ सबसे पहले, ताकि आपको इसका रहेगा, आपका सी उत्तर है इसका। 17 का आपका है सी। थोड़ा सा मैं देख लें, सी के आधार पर आप लगाएंगे निशान। तो देखिए, हड़ौती बोली जाती है आपकी राजस्थान में, हड़ौती राजस्थान में। बघेली बोली जाती है आपकी मध्य प्रदेश में। और आपकी गढ़वाली बोली जाती है उत्तराखंड में। और फिर आपकी कन्नौजी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से सुन लीजिए, हड़ौती बोली जाती है राजस्थान में, बघेली बोली जाती है आपकी मध्य प्रदेश में, और गढ़वाली बोली जाती है उत्तराखंड में, और कन्नौजी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। हरियाणा की ये कोई भी बोली नहीं है। तो इस प्रकार से आपका सी उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि हम जल्दी ही हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी को वो असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं की या नेट की हो, सेम ही सिलेबस होता है असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट का। तो अपनी तैयारी में जुट जाओ, जल्दी ही बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, अच्छी खासी। तो देखिए, करो बोली जाती है। करो, ये देखना है ये जो शब्द हैं ये किस बोली में बोले जाते हैं, ठीक है। इसका प्रश्न का मतलब ये है कि ये जो आपके सामने जो शब्द हैं ये किस बोली में बोले जाते हैं, ठीक है। तो करो बोला जाता है आपका बांगरू में, ठीक है। और करू बोला जाता है आपका अवधी में। और करो बोला जाता है आपका ब्रज में। और करा बोला जाता है आपका अपभ्रंश में। तो इस प्रकार से आपका ए उत्तर रहेगा। जैसे आपका करो बोला जाता है ब्रज भाषा में, और आपका करू बोला जाता है अवधी में, और आपका करो बोला जाता है ब्रज में, और करा बोला जाता है अपभ्रंश में। तो इस प्रकार से इसका ए उत्तर हो जाएगा। पाणिनि ने, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी आसान प्रश्न है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ, बृहस्पति। तो अष्टाध्यायी ने, पाणिनि ने अष्टाध्यायी रचना में भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। फिर बोल रही हूँ, ये प्रश्न काफ़ी बार आया है, जिसने अच्छे खासे एग्जाम निकाले, जिस अभ्यर्थी ने, उनको पता है तो याद कर लेंगे। शब्द रचना का योगदान नहीं होता है। शब्द रचना प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग। आप देखो भाई, इसका उत्तर तो है पद। अब ये पद क्या चीज़ होता है वैसे सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ जो पहली बार तैयारी कर रहा है। देखो, कोई भी शब्द है, जब तक वो वाक्य से बाहर है तब तक तो वो शब्द है, और जैसे ही वो शब्द वाक्य में आ जाता है तो वो पद बन जाता है। तो समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय हैं? सभी जानते हैं जो प्रत्यय होते हैं शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। पैसे प्रत्यय और पैसे पीछे, ठीक है। ऊ वर्ण आगे आता है, इन वर्णों की शुरुआत में आता है तो ऊ आगे लगेगा, ठीक है। और हम रूप साधक ये वगैरह हम कभी प्रत्यय पढ़ेंगे गहराई से तब बताएंगे। इसमें है रूप साधक लड़के, लड़के में रूप साधक प्रत्यय हैं। अब 22 का आपका उत्तर देखेंगे। देखो भाई, जिनकी तैयारी अच्छी है ना, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ, वो मेरे उत्तर लगाने से पहले आंसर लगा दिया करो, और अपने जाना करो कि आपके कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं। खुद का मूल्यांकन खुद करो, खुद को जानो कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। अब आप क्या है कि टीचर बनने जा रहे हो, भविष्य के आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो, तो ये जानो कि हमारी कितनी तैयारी हुई है। आपको कोई नहीं जानेगा, जिसने आपकी कमजोरी आपकी ताकत आप खुद जानते हो, ठीक है। जसुमती है ये पालने झुलावे, तो इसका आपका रहेगा ब्रज भाषा, ठीक है। तो सभी जानते हैं जो हमारे हरिक है यानी श्री कृष्ण जी है, जो ब्रज की बोली में, ब्रज भूमि में जो पैदा हुए थे तो ब्रजी भाषा बोलते थे। जसुमती हरे पालने झुलावे ब्रज, ते ही अवसर ए तापस आवा, तपुंज लघु भय सुहावा। तो इसका रहेगा आपका अवधि।
अतिरंग स्वामी सु मिली राती बेटी राजा भोज की, इसका रहेगा आपका डिंगल। और दखन है नगीना अंगूठी है जग अंगूठी कु हरकत नगीना, इसका आपका रहेगा दक्षिणी। जसुमती हरिपाल ने झुलावे ब्रज ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु भय सुहावा अवधि। अतिरंग सु मिली राती बेटी राजा भोज की डिंगल, दखन है नगीना अंगूठी है जग अंगूठी कु हरकत नगीना है लग दक्षिणी। देखो भाई डिंगल की मैं बात करती हूँ। डिंगल बोली कानों को यानी कर्कश बोली बोली जाती है, जो कानों को अप्रिय लगे, यानी कानों को जो अच्छी न लगे, कर्कश बोली जाती है। ये राजस्थान क्षेत्र में ज़्यादातर बोली जाती थी। इसमें क्या वीरता के मतलब वीर जो होते जो युद्ध भूमि में जो बोली होती थी वो बोली, उससे इसकी तुलना की गई है। उस प्रकार की बोली युद्ध भूमि में जो बोली जाती थी वो यही डिंगल ही बोली जाती थी। ये प्रश्न थोड़े से नए हैं, थोड़े क्या नए ही हैं आपके लिए जो जिसने टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी नए प्रश्न देखकर छोड़ के चले जाएं, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 400-500 प्रश्न पढ़ने से आपका चयन नहीं होने वाला है, मैं सच बात बोलती हूँ। लेकिन ये है कि जितने कुछ नया, जब भी कोई नया प्रश्न देखने को मिले तो उसे और ज़्यादा जाना करो। हाँ ये मेरे लिए नया है, ये आ गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। अब ये आसान प्रश्न पढ़ते रहोगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। कुछ नया पढ़ो, हर दिन नया पढ़ो, तभी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसका है आपका अहेहू है, अहेहू रहेगी आपकी अपभ्रंश, और अहिल आपकी रहेगी भोजपुरी, और आवा आपकी है अवधि, और आयो आपकी है ब्रज, ठीक है। इस प्रकार से है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अहेहू है आपकी अपभ्रंश, और अहिल है आपकी भोजपुरी, और आवा है आपकी अवधि, और आयो है आपकी ब्रज। तो इस प्रकार से इसका उत्तर रहेगा आपका बी, ठीक है। इस प्रकार से आपका बनेगा बी बनेगा। तो एक बार आप इसको दोबारा से देख सकते हो, 2-3 बार सुन सकते हो, आपको अच्छी। देखो ये बिल्कुल आसान है, सभी को याद होगा, ये तो सभी लगा लेंगे। लेकिन जिनकी अच्छी खासी तैयारी है, मेरे उत्तर लगाने से पहले आप निशान लगा लिया करो, ताकि आप अपने का मूल्यांकन खुद कर सको। निम्नलिखित में से शब्दों को उन संधि के आधार पर, वे संधि है, सुम्मिलित करना है। तो इसमें देखेंगे आप संधि को, थोड़ा सा मैं अच्छी प्रकार से दिखा देती हूँ। निरोग आपका है विसर्ग संधि, सब जानते हैं विसर्ग संधि है। दीर्घाकार है आपकी दीर्घ संधि। सदाचार है आपकी व्यंजन संधि, और प्रत्येक है आपकी यण संधि। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको सूत्र बताती हूँ। देखो भाई, प्रत्येक की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं प्रत्येक की बात करूँ तो थोड़ा सा सूत्र देखिए। जैसे यण संधि में है ना, ये व और र, इन वर्णों से पहले आपको आधे वर्ण मिलेंगे। ये व र से पहले आपको आधे वर्ण मिलेंगे ज़्यादातर, 95% बोल रही हूँ, कुछ अपवाद भी हैं। 95% आपको ये व र से पहले आधे वर्ण मिलेंगे यण में। देखो यहाँ क्या है, यण है तो, लेकिन ये से पहले आधा तय है, और वै से पहले भी और रे से पहले भी आधे वर्ण मिलेंगे। अब ध्यान से सुनना। अयादी संधि की मैं बात करती हूँ। अयादी में आपका क्या होगा, ए आओ आय होगा। देखो अयादी, उच्चारण बोल के देखिए, आप उच्चारण करके देखिए। अयादी ए आओ आय का उच्चारण होगा, लेकिन ज़्यादातर ये वैर से पूरे वर्ण मिलेंगे, ये वैर से पूरे वर्ण मिलेंगे, आधे नहीं, उसमें पूरे मिलेंगे, ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ, ये वैर से पूरे वर्ण मिलेंगे अयादी में, ठीक है। अयादी में ये वैर से अयादी पूरे वर्ण, ठीक है, पूरे वर्ण मिलेंगे अयादी में ये वैर से, लेकिन ए आय आव का भी उच्चारण होगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में आपको सभी जानते हैं ए आ ई उ ये 4 वर्ण मिलेंगे, ठीक है।
हिंदी भाषा का संबंध किससे है? शोरशेनी से है, अपभ्रंश से है, पश्चिम प्राकृत से, प्राकृत से है। तो ये आपका 25 का आपका उत्तर रहेगा ए। हिंदी भाषा का संबंध सभी जानते हैं, शोरशेनी अपभ्रंश से। बिल्कुल आसान प्रश्न है लेकिन बार बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरतमुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। 26 का आपका उत्तर रहेगा सी, देश भाषा। भरतमुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। भरतमुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। ग्रीम नियम का संबंध, भाई कल भी मैंने ये प्रश्न करवाया था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान प्रश्न। ग्रीम नियम का संबंध किससे? स्वनिम विज्ञान से। ग्रीम नियम का संबंध किससे? स्वनिम विज्ञान से। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृतनिष्ठ है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, दक्षिणी हिंदी ब्रज अवधि मिश्रित रूप है। 28 का रहेगा आपका बी, हिंदी उर्दू मिश्रित रूप है। हिंदुस्तानी है मतलब जो आपकी हिंदुस्तानी भाषा है वो हिंदी तो है ही है, लेकिन थोड़े बहुत उर्दू के भी शब्द है। हिंदी और उर्दू को दोनों को मिला दे तो हम क्या, हमारी क्या वो हिंदुस्तानी भाषा बन जाएगी। ठीक है। इनमें अर्ध स्वर है 29 का, तो सभी जानते हैं अर्ध स्वर मतलब आधे स्वर। इनका उच्चारण तो क्या होता है? स्वरों। उच्चारण होगा इनका स्वरों की तरह, इन्हें अर्ध स्वर इसलिए कहा गया। अगर उनका उच्चारण की मैं बात करते हैं तो स्वरों की तरह होगा, लेकिन ये लिखे किसके साथ जाते हैं? व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा गया है। मतलब इनका उच्चारण तो होगा स्वरों के साथ और ये लिखे जाएंगे किससे? व्यंजन के साथ, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा। देखो ये वह दो स्वर ऐसे हैं जो अर्ध स्वर है, ये और वह। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। भाषा ये जो है ये संयुक्त वर्ण है। ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। बोली का लघुत्तम रूप है व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली, वर्ण। तो 30 का आपका रहेगा बोली का लघुत्तम यानी छोटा रूप है व्यक्ति बोली। अब क्या है ये व्यक्ति बोली? क्या है व्यक्ति बोली? ये है जैसे उपबोली है तो बोली फिर उपबोली, सहायक बोली मतलब किसी दोस्त। लेकिन व्यक्ति जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो यानी कि मान ले उसकी कुछ बिल्कुल छोटा दायरा है, सबसे छोटा दायरा अगर बोला जाए तो व्यक्ति बोली का होता है जब कोई व्यक्ति एक बोलता है। निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा है, उड़िया है, बंगला है, असमिया है, कन्नड़। तो 31 का आपका उत्तर रहेगा डी। द्रविड़ भाषा किसे क्या है? कन्नड़ है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है कन्नड़। 2010 में आया हुआ है ये। किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न। बनारस का नाम क्या था? पहले काशी था। काशी का बनारस का नाम क्या था? काशी, तो इसलिए काशी का कहा गया है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? वेरी IMP यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। इसका आपका उत्तर रहने वाला है ए, रामचंद्र शुक्ल है। मैं ये कह रही हूँ वेरी IMP प्रश्न है, छोड़ना नहीं है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन ये साहित्यिक लगा, इसे आप याद रखेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। देखो भाई जल्दी ही आपको नेट का एग्जाम देखने को मिलेगा 2-3 महीने के अंदर कर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर कर। तो मार्च और अप्रैल के बाद आपका नेट की परीक्षा आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा में और राजस्थान में दोनों में इकट्ठे आएगी। तो जो तैयारी कर रहे हैं जोर लगा दें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आप जैसे ही आप मेरा साथ देंगे तो मैं भी आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो तैयारी में जुटे रहें। निम्नलिखित में से कौन सी बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी है, गुजराती है, मलयालम है, हिंदी है। तो 34 का आपका उत्तर रहेगा सी, बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है। मलयालम नहीं है भाई बहुरूपी परिवार की, बाकी ये है मराठी भी है, गुजराती भी है और हिंदी भी है। संविधान की 8वीं अनुसूची कौन सी भाषा नहीं है? ये हम बात कर चुके हैं कि 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाएं हैं जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 343 से 351 तक हिंदी की राजभाषा का वर्णन है। तो ये भी आसान प्रश्न, लेकिन काफ़ी बार देखो ये प्रश्न ऐसा है जो SST यानी जीके में भी पूछा जाता है। ये जीके में भी कई बार ये प्रश्न आता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हिंदी में भी आता है। ये देखो सोचने वाली बात है। तो ये देखो जो SST जिनका सब्जेक्ट उसमें पूछा जाता है हिंदी में भी, तो इसे बिल्कुल ना छोड़े।
पॉलिटिकल साइंस वगैरह में पूछा जाता है ये। संविधान की 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो पहले हम नहीं, मैं हर बार बताती हूँ कि है नहीं अंडरलाइन करना, क्योंकि हम एक एक प्रश्न हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक पॉइंटों में सिलेक्शन होता है, एक पॉइंट में रुकता है। तो 35 का आपका रहेगा भोजपुरी। भोजपुरी ऐसी बोली है जिसे संविधान की 8वीं भाषा में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा शामिल नहीं? भोजपुरी नहीं है, बाकी बोडो भी है, मैथिली भी है, डोगरी भी है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंदर कौन सी बोली नहीं आती है? तो बिहारी उपभाषा कौन सी नहीं आती है? फिर हम अंडरलाइन करेंगे नहीं को। भोजपुरी नहीं आती है, बुंदेली आती है, मगही या मैथिली। तो 36 का आपका उत्तर रहेगा बी। भाई बुंदेली ऐसी भाषा है जो भोजपुरी के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी क्या है मतलब बिहारी के अंतर्गत नहीं आती हैं, बाकी तीनों बिहारी की बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी भी है, मगही भी है, मैथिली भी है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चट्ट ने किस बोली का प्रयोग किया है? भाई ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे ही पूछे गए। देखो नेट 2012 में पूछा गया, और ये बहुत सारे है, इसमें तो नेट वाले की ये क्योंकि पेपर नेट का है तो इसलिए। लेकिन ये प्रश्न मैं बार बार बोल रही हूँ, टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सभी में पूछे जाते हैं प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद कर लें, बार बार ना बोलना पड़े। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चट्ट ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो 37 का आपका उत्तर है जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चट्ट ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी वर्णमाला में ए और ए क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा, संयुक्त अक्षर है। तो 38 का रहेगा आपका सी, अयोगवा। ए और ए क्या है? अयोगवा। मतलब कि ये क्या है, जुड़ते नहीं है लेकिन फिर भी अर्थ ग्रहण करते हैं, मतलब ये जुड़ते नहीं है लेकिन फिर भी अर्थ ग्रहण करते हैं। अयोग, योग का मतलब होता है जुड़वा, वहा मतलब वहन करना, ए मतलब नहीं, मतलब अयोग, ये जुड़ते नहीं है लेकिन फिर भी अर्थ ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में इसके भाषा रूपकों में प्रयोगकर्ता को सुम्मिलित करना, फिर वही सुम्मिलित वाला आ गया है भाई। ठीक है, सुम्मिलित करना है आपको। दक्षिणी है ये सरयपाद ने, सरयपाद रहेंगे इसके उत्तर। एक मिनट। दक्षिणी भी है कुतुबशाह, माफी चाहूंगी, दक्षिणी कुतुबशाह है। कोशली है दामोदर पंडित। ठीक है, और ब्रजबुली है आपकी शंकरदेव अवतरी, शंकरदेव अवतरी। संध्या भाषा है आपकी सरयपाद। अब देखो फिर से मिलाएंगे, दक्षिणी है कुतुबशाह की, कोसली है दामोदर पंडित, ब्रजबुली है शंकरदेव, संध्या भाषा है सरयपाद। अब बहुत सारे वर्णों से भी याद कर सकते हैं, देखो से संध्या, से सरयपाद। दक्षिणी कुतुबशाह, भाई दक्षिणी कुतुबशाह का है। कोसली आपकी रहेगी दामोदर पंडित। भी कौशल में क्या है भाई, तुम ज़्यादा कौशल दे आपको, इसमें बड़ा कौशल, कौशल मतलब योग्यता, इसमें कौशल बड़ा कूट कर मतलब ये पंडित की तरह इसमें कौशल भरा है। जैसे ये वाला कौशल नहीं होता है, कौशल जिसमें प्रतिभा होती है, वो वाला जोड़ कर देखें तो इसमें वैसे तो कौशली ये बोली का नाम है, लेकिन आप ये पढ़ेंगे मतलब याद करने के लिए भी, कौशली पंडित की तरह इसमें कौशल है। पंडित होते हैं ना, जैसे शास्त्रों का ज्ञान होता है, तो ये नहीं कि कोई जाति वर्ग की मैं बात नहीं कर रही, ज्ञान की बात कर रही हूँ, जिसमें अच्छा पंडित होता है, जो दम होता है, दामोदर जिसमें पंडित का दम होता है, अच्छे शास्त्रों का ज्ञान होता है, उसमें अच्छा कौशल होता है। अब दक्षिणी क्या है कुतुबशाह, फिर ब्रजबुली आपकी है शंकरदेव। अब क्या शंकर, एक मतलब बोल रही हूँ शंकरदेव लगा रही हूँ उधर, ब्रजबुली शंकरदेव अवतरे। अब क्या है ब्रज में अवतरे मतलब अवतार, भी अवतार, जो ब्रज में क्या अवतार रहते थे, जैसे बोला जाता है ना कि श्री कृष्ण इसके विष्णु के अवतार थे, ये उसको भगवान माना जाता था श्री कृष्ण को। तो ये क्या श्री ब्रज में क्या अवतार जन्म ले रहे थे, अवतरे अवतार, देवता जन्म ले रहे थे, श्री कृष्ण देवता थे, देवता के से संध्या भाषा से सरपा तो हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर लेंगे। और अपभ्रंश को उत्तरकालीन अवस्था का नाम, भाई अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन उतरते हुए मतलब नीचे उतरते हुए उत्तर अवस्था का क्या नाम है? पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, वट। तो इसका आपका 40 का रहेगा, ये है अवट। अपभ्रंश की यानी अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप क्या था? अवट, और फिर हमारी हिंदी आई थी। ठीक है,
तो इस प्रकार से फिर ये अपभ्रंश में कुल कितने स्वर होते हैं, ये आपके लिए शायद नया प्रश्न हो सकता है। तो 8 स्वर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, घंटी वाले निशान को दबा दें। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़े रहें। कोई भी प्रश्न से संबंधित डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, टेलीग्राम पर पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।